हेलो नमस्कार साथियों, मैं रमावतार बेटा आप सभी का भगत सिंह क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा चल रही थी इंडियन पॉलिटी में संविधान के बारे में चर्चाएं कर रहे थे और संविधान में हमने अनुच्छेद 115-16 तक कर लिए थे। उससे आगे हम चर्चा बढ़ाते हैं। तो एक बार के लिए कल की क्लास थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। तो हम वित्तीय विधेयकों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी का, क्योंकि वित्तीय विधेयकों के बिना कुछ नहीं होने वाला है। जो बजट आता है, बजट में तो सब घोषणाएं होती है। चाहे एक आम आदमी की, एक आम छोटी से छोटी नौकरी वाले की सैलरी भी बजट से ही निकलती है। तो सबसे पहले बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में उसमें बजट शब्द नहीं लिखा हुआ, उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, मतलब एक वर्ष का आय व्यय का ब्यौरा। तो 112 में किसकी चर्चा है? बजट की चर्चा है। होता क्या 112 में? केवल बजट के 112 में यह क्या गया है कि बजट के बारे में संसद में बताएगा कौन? संविधान में तो राष्ट्रपति लिखा हुआ है, लेकिन राष्ट्रपति इतना बता नहीं पाता, उस कारण राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर देता है। राष्ट्रपति नॉर्मली अपॉइंट करता है वित्त मंत्री को। तो वित्त मंत्री भाषण देता है और कहता है कि हमारे आने वाले साल, जैसे अभी 2022 चल रही है, तो मार्च में आने वाला है बजट, तो यही कहेंगे कि आने वाले साल अब 2022-23 का बजट आएगा, क्योंकि इनका आता है मार्च में आता है बजट। तो मार्च 2022 से मार्च 2023 तक आएगा बजट। तो उसमें होगा क्या? कहेंगे कि हम इस साल में हमारे जीएसटी से इतना आएगा, हमारे रेलवे टिकट से इतना आएगा, हमारे उड्डयन मंत्रालय से हम एरोप्लेन वालों से जो टाटा को दी है, टाटा को बेची है, उससे उतना रुपया आएगा, इससे इतना आएगा, एनटीपीसी से इतना आएगा। तो वो पूरा आय का बताते हैं और फिर व्यय का बताते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आएगा, वो हम कहां कहां खर्च करेंगे। तो 112 में क्या होता है? नॉर्मली भाषण होता है जो वित्त मंत्री खड़ा होकर देता है। फिर उसके बाद में आता है 113 में लिखा हुआ है प्राकलन का मतलब है कि भाई हम आने वाले वर्ष में ये खर्च करेंगे। जैसे हम वहां पर एयरपोर्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे, जो भी XYZ बता देंगे, हम उस ट्रेन का कलर करवाएंगे, कलर चेंज करेंगे, वहां पर रेलवे स्टेशन का निर्माण करवाएंगे, वहां पर इतनी लंबी हाईवे बनवाएंगे, ये काम करेंगे, हम वहां पर मिलिट्री स्कूल खोलेंगे। तो होगा क्या? उनमें भाई बताया होगा कि एक मिलिट्री स्कूल हम खोल रहे हैं तो इसका खर्चा कितना होगा, कि नॉर्मली एक छोटी से छोटी टेबल कुर्सी से लेकर बिल्डिंग तक का। तो वो किस में बताया जाता है? अनुच्छेद 113 में जो प्राकलन है ना, उसमें बताया जाता है कि इसका खर्चा इतना होगा। और घोटाला भी प्राकलन में होता है, क्योंकि जहां पर 100 रुपए का खर्च होता है वहां पर गवर्नमेंट 150 रुपए बता देती है। तो इसका मैंने कल आपको सॉल्यूशन भी बता रहा था। अभी भी वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उसमें कटौती प्रस्ताव लाता है विपक्ष। फिर हमारा 113 आता है, जब बता देती है गवर्नमेंट की भाई ये खर्च होगा। फिर क्या होता है? उस पर वोटिंग होती है कि आने वाले साल में ये काम आने वाले, उस पर वोटिंग होती है। उससे कहते हैं हम अनुच्छेद 114 में विनियोग प्रस्ताव। वोटिंग होगी, वोटिंग के दौरान भाई उसमें गवर्नमेंट नॉर्मली बजट पास हो जाता है, क्योंकि साधारण बहुमत से होता है। और साधारण बहुमत जब गवर्नमेंट के पास नहीं है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट में रहने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि हमारे संसद में 545 सीटें हैं लोकसभा की, और 273 सीटें जब तक नहीं होगी तो गवर्नमेंट नहीं रह पाएगी। तो इसलिए 273 यदि वोट पक्ष में पड़ जाए उस बजट के, उस प्राकलन के, तो विनियोग प्रस्ताव पास हो जाता है। फिर आता है हमारा 112 में बजट, 13 में प्राकलन, 14 में विनियोग प्रस्ताव, 115 में अतिरिक्त अनुदान में क्या हो गया? जैसे भाई हो जाता है कि कभी कभार, जैसे सपोज दैट गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी अगली बार कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बनाएंगे, ठीक है, और अभी बजट पास होगा, वो तो अभी की महंगाई के हिसाब से होगा। अब आप सबको पता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क बनते बनते 15-20 साल का टाइम लगेगा, तब तक महंगाई तो बढ़ेगी, तो बजट पास हो रहा है वो तो अभी के हिसाब से हो रहा है। तो तब क्या करेंगे? जैसे भाई 2 लाख करोड़ का बजट पास हो गया, अब उसमें यदि सड़क बन गई और लास्ट टाइम में क्या होता है कि भाई 10,000 या 20,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगी? गवर्नमेंट कहेगी भाई महंगाई बढ़ने की वजह से इस सड़क कार्य में इतने रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो वो क्या होगा? वो अतिरिक्त अनुदान के तहत गवर्नमेंट निकालेगी, गवर्नमेंट को। उसके बाद में आता अनुच्छेद 116 में लेखानुदान में क्या है? जैसे अब सपोज दैट आप सबको पता है कि गवर्नमेंट लास्ट ईयर में जब 2024 में जाएगी, अभी तो मोदी जी के पास पूर्णतः बहुमत है, लेकिन 2009 से 2014 तक जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो उनके पास इतना बहुमत नहीं था, 4 पाई पे चल रही थी, मतलब बहुत सी पार्टियों गठबंधन से चल रही थी, यूपीए।
मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो तब क्या हुआ था कि लास्ट टाइम में जब चुनाव होते हैं ना, तो ज्यादातर सांसद वो बिक जाते, अदर पार्टी ज्वाइन कर लेते, छोड़ देते। तब होता क्या है कि भाई 273 हमें वोट चाहिए पास कराने के लिए, तो 273 वोट हो नहीं पाते। लास्ट टाइम में क्या होता है कि चुनाव के टाइम में क्या होते हैं, ज्यादातर सांसद चाहे पार्टी के, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे अदर पार्टी को, अदर पार्टियां ज्वाइन कर लेते, बिक जाते। तो होता क्या है कि उस टाइम वो नहीं कर पाते विनियोग प्रस्ताव पास। तो अब आपके मन में क्यों सुना आ रहा होगा कि विनियोग प्रस्ताव पास नहीं कर पाते तो फिर गवर्नमेंट छोड़ दो, अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाती? भाई विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी तो ला सकती है। तो विपक्ष ये सोचकर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाती कि अब 1 महीने का टाइम है, यदि हमने गवर्नमेंट बना भी ली, विपक्ष यदि गवर्नमेंट बना भी लेता है तो 1 महीने में उसको सेट होने में लग जाएंगे, मंत्रिमंडल वगैरह सेट होने में टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या करता है उस टाइम में, लास्ट टाइम में विपक्ष है वो विनियोग ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाता है। इस कारण क्या लिखा हुआ है संविधान में, लिखा हुआ है कि संविधान निर्माताओं को पता था कि ये नेता बिकेंगे, ये डाकू बिकेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई लास्ट टाइम में यदि गवर्नमेंट चुनावी वर्ष हो, उस टाइम में यदि गवर्नमेंट को विनियोग प्रस्ताव पास नहीं करवाना हो, यदि सीधा डायरेक्ट निकालना चाहे गवर्नमेंट, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट निकाल लेगी और उसमें बता देगी नॉर्मली विपक्ष को, सबको वे बता देगी, आय की जरूरत नहीं, इनकम कहां से हो रही, वे बता देगी हम यहां से 5,000 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं, इनका यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, फिर यदि भाई जब भी बनती है, चुनाव होते हैं, चाहे कोई भाजपा की गवर्नमेंट बने या कांग्रेस की, उस टाइम जो पहले गवर्नमेंट थी जो लेकर अनुदान से पैसे निकाले थे, उनका ब्यौरा दे देगी कि भाई हमने इतने रुपए निकाले थे 5,000 करोड़ और 5,000 करोड़ का यहां पर है खर्च किया। फिर हमारा आ जाता अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक। अब बात ये आप लोग, एक हमने धन विधेयक की चर्चा कर रहे हैं, भाई धन विधेयक की चर्चा करके आए पीछे, बजट की चर्चा कर, तो बजट और वित्त विधेयक में क्या फर्क है, अंतर क्या है? तो सबसे पहला तो यह अंतर है कि बजट पर या वित्त वो धन विधेयक है उस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता, लेकिन वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है। वित्त विधेयक होता क्या है कि भाई जैसे अभी अपने आगे वाला वो आएगा, बजट आएगा, वो आएगा मार्च 2022 से मार्च 2023 तक ये बजट आएगा। वित्त विधेयक क्या होगा? वित्त विधेयक होता है जैसे पीछे वाला बजट आया मार्च 2021 से मार्च 2022, इसकी ये है ना, ये क्या है, ये थे वित्त विधेयक और ये है धन विधेयक। आने वाले टाइम का जो आ रहा है, जो घोषणाएं हो रही है भविष्य में आने वाला है, वो क्या हो जाएगा, धन विधेयक या बजट, और जो पीछे गया वो क्या है, वित्त विधेयक। भाई जब 2023 के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये भी वित्त विधेयक हो जाएंगे। वित्त विधेयक में नॉर्मली गवर्नमेंट से ली जाती है कि भाई आपने वो खर्च किए थे उनका ब्यौरा दे दीजिए हमें, बस ये वित्त विधेयक। फिर अनुच्छेद 118 और अनुच्छेद 119 से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, फिर भी हमें देख लेते। देखो अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया संबंधी नियम कि भाई संसद में जैसे बजट पर सेशन पर चर्चा होगी, बहस होगी, भाषण होगा, उससे संबंधित नियम कि क्या क्या नियम होने चाहिए। फिर आता संसद में वित्तीय कार्यवाही से संबंधित विनियम है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई आप सबको पता है कि नेता लोग जब बजट आता है तो विपक्ष वाले हंगामा करते, तो अब पता है कि गवर्नमेंट का हंगामे में 1 महीना खराब हो जाता है, लगभग नॉर्मली हो ही जाता है, तभी तो बजट सत्र वो सबसे लंबा होता है। तो यदि गवर्नमेंट के पास ज्यादा काम हो, जो सत्ता पक्ष में सरकार है उसको ज्यादा काम हो, तो ये क्या कर सकती है, संविधान ने ये शक्ति दी है उस गवर्नमेंट सत्ता पक्ष को कि आप इसको बाईपास कर सकते हो। यदि 4-5 दिन की चर्चा कर ली, विपक्ष के कुछ नेताओं से चर्चा कर ली, पक्ष के कुछ नेता उनका रिप्लाई दे दिया, तो आप इसको बाईपास कर देते हो, आप गिलोटिन प्रस्ताव ला सकते हो, गिलोटिन। अब गिलोटिन में क्या होगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो कहेगा सभी सदस्यों को, संसद के सदस्यों को कि हम गिलोटिन प्रस्ताव ला रहे हैं। इससे क्या होगा, गिलोटिन से क्या होता है कि जो वो प्राक्कलन पर चर्चाएं हो रही थी ना, उसको तो साइड में रखकर सीधा विनियोग प्रस्ताव पास होता है। विनियोग प्रस्ताव पर चर्चा होती है, विनियोग प्रस्ताव वोटिंग होती है। तो गिलोटिन लोकसभा अध्यक्ष कहता है भाई आप यदि इस बजट से असहमत हो तो आप विनियोग प्रस्ताव पास मत होने दो। भाई आपके पास यदि हिम्मत है तो विनियोग प्रस्ताव पास मत होने दो, या नहीं तो आप 1 महीना क्यों खराब कर रहे हो, क्योंकि आपको चुनकर पूरे देश ने भेजा है। आप 135 करोड़ लोगों का टाइम खराब कर रहे हो, क्योंकि 545 सदस्य होते हैं, वो 135-40 करोड़ जनता द्वारा चुने गए लोग होते हैं। तो आप
लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं उनका टाइम खराब कर रहे हो, आप अपने अकेले का नहीं कर रहे हो। इसीलिए तो आपने देखा होगा जब सांसद जाता है, प्रधानमंत्री जाता है, जब मुख्यमंत्री जाता है तो उनके लिए सड़कें खाली करवाई जाती है, क्योंकि यदि वो 4 घंटे, यदि कोई सीएम एक उसी ट्रैफिक जाम की वजह से कहीं 4 घंटे लेट हो जाता है तो इसका मतलब उसी स्टेट की जनता का टाइम खा गया वो इतना, पर व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का 4 घंटे खा गया, क्योंकि आज स्टेट की जनता उसको चुनकर वहां पर भेजा है। तो इसलिए क्या होता है, उनके लिए एक स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाता है या स्पेशल उनके लिए ट्रैफिक रोका जाता है। तो आपको यहां तक अनुच्छेद 119 समझ में। अब बात आती है अनुच्छेद 120, 21 और 22, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 120 में क्या कहते हैं, संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा, जैसे कि भाई संसद में जब नेता भाषण वगैरह देते हैं, बहस होती है, नेता मुद्दे उठाते हैं अपने भाई क्षेत्र से संबंधित, तो वो किस भाषा में उठाएंगे। तो नॉर्मली संसद 2 ही भाषाओं को अलाउ करती है। ऊपर वाले को डिलीट कर देता हूं, देखो नॉर्मली संसद में 2 ही भाषाएं अलाउ है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन होता क्या है कि कुछ हो जाते हैं मेरे जैसे बेईमान होते हैं, भाई नेता होते हैं वो तो बैक बेंचर होते हैं, वो तो डाकू टाइप के होते हैं। तो नॉर्मली यदि सिद्ध पहली बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। अब यदि कुछ हो जाए मेरे जैसे हो नालायक, वो यदि कह दे कि हम तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बात करेंगे, राजस्थानी भाषा में बात करेंगे या पंजाबी भाषा में बात करेंगे या भोजपुरी भाषा में बात करेंगे, तो उनके लिए क्या होता है कि यदि लोकसभा में है तो लोकसभा स्पीकर से पूछेंगे और राज्यसभा में है तो सभापति से पूछेंगे कि भाई मैं हिंदी और इंग्लिश में भाषण नहीं देकर या मुद्दे नहीं उठाकर मैं मेरी मातृभाषा जैसे राजस्थानी है या पंजाबी है या हरियाणवी में बात करूंगा। लेकिन होता क्या, नॉर्मली इन 2 ही भाषाओं का यूज करते। क्यों करते कि भाई संसद में 545 सदस्य, जैसे आप टीचर हो तो आपकी क्लास में यदि 50 स्टूडेंट है तो आप उस भाषा का यूज करेंगे जो कि 50 में 50 का समझ में आ जाए। तो नॉर्मली चाहे हिंदी मीडियम में तो हिंदी की चर्चा करेंगे, हिंदी में चर्चा करेंगे, और इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में चर्चा करेंगे। तो उसी प्रकार होता क्या है कि संसद में 545 सदस्य बैठते हैं, लोकसभा में 545 सदस्य बैठते हैं, तो कम से कम ऐसी भाषा का यूज करो कि जिससे कम से कम 545 सदस्यों को आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उनको समझ में आ जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश की भाषा का यूज करते हैं। बहुत से जैसे भोजपुरी गायक है, जैसे भोजपुरी एक्टर है रवि किशन है, मनोज तिवारी है, वो भी वहां पर हिंदी और इंग्लिश का ही यूज करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इनका ये भाषा रखने का रीजन ये कि अब जैसे राजस्थानी बोलेगा, अब राजस्थान में कोई नेता जाता है और राजस्थानी बोलेगा तो साउथ इंडियन वालों को क्या पता चलेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन यदि हिंदी और इंग्लिश में बोलेगा तो वो प्रॉपर्ली समझ पाएंगे, हिंदी में बोलेगा तो वो ट्रांसलेटर के माध्यम से समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या होती है, नॉर्मली संसद में उपयोग की जाने वाली भाषाएं 2 ही होती है, हिंदी और इंग्लिश। यदि वो नेता मेरे जैसा हो, खराब नेता हो, वो कहे कि मैं तो नहीं राजस्थानी में बोलूंगा, तो उसके यदि वो लोकसभा में है तो वो लोकसभा स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ेगी, और राज्यसभा में है तो राज्यसभा में सभापति से अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, अनुच्छेद 120 समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 121 की। अनुच्छेद 121 कहता है कि भाई संसद है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके आचरण पर, सुप्रीम कोर्ट के जजों के आचरण पर या सुप्रीम कोर्ट में दखलंदाजी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में दखलंदाजी नहीं कर सकती। यदि आपको सुप्रीम कोर्ट का जज पसंद नहीं है तो आगे हम बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट अब आने वाला है, महाभियोग लेते हुए महाभियोग लगा दीजिए। यदि आपको जज पसंद नहीं है तो आप केवल क्या कर सकते हो, महाभियोग लगा सकते हो, उनकी अदर चीजों में आप दखलंदाजी नहीं कर सकते। जैसे कोई जज हो गया गुस्सेल टाइप है तो आप उसका आचरण पर ऐसा नहीं कह सकते ये गुस्सेल है, इसको नहीं होना चाहिए जज। कोई होता है एकदम नॉर्मल होता है, चाहे यदि उसके पास कुछ जज ऐसे होते हैं जिनके पास क्राइम के मुद्दे में आ जाते हैं, 10-10 मर्डर की हुआ आता है ना, तो भी वो बंदा इतना शांत रहता है कि इसकी उम्मीद ही नहीं होती। तो होता क्या है कि भाई गुस्सेल हो गया, नॉर्मल हो गया, कोई जज है वो टाइम पर आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, कोई जज हो सकता है मेरे जैसे 11 बजे भी आए, टाइम पर न आए, तो उनके लिए भी ये कह रहा अनुच्छेद 121 कहता है कि संसद है ना, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट में दखलंदाजी नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 121 के तहत क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो गया,
भाई संसद से सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पावरफुल है, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं अनुच्छेद 122 आ जाता है। यहां पर संसद केवल क्या कर सकती है, जज को हटाने के लिए महाभियोग ला सकती है, महाभियोग ला सकती है। अनुच्छेद 121 में क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट मजबूत है। अनुच्छेद 122 में आते संसद की कार्यवाही पर न्यायालय में पूछताछ नहीं हो सकती। भाई संसद कुछ भी कार्यवाही कर रही है तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट उस पर पूछताछ नहीं कर सकता, ठीक है। यहां पर कौन पावरफुल है, संसद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास एक अधिकार है कि यदि अनुच्छेद 13 मूल अधिकार, मैंने आपको पढ़ाया था, अभी तक नहीं देखे तो मूल अधिकार का आप वीडियो देख सकते हो। अनुच्छेद 13 का यदि कोई उल्लंघन करने वाला कानून बनाता है या कोई पहले से बना हुआ है, संसद कोई कानून, संसद का काम कानून बनाने का है, संसद कोई कानून बनाती है तो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, उसे रद्द कर देगा, चाहे पारित हुआ हो, चाहे संसद दोनों सदनों से पारित करवा ले, लोकसभा और राज्यसभा से, और राष्ट्रपति से सिग्नेचर भी करवा ले, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो उसे रद्द कर देगा। ऐसा हुआ है बिल्कुल, अभी थोड़ा दिनों पहले हुआ है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कानून लेकर आए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी ना, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी ना, तो उसमें प्रधानमंत्री और कानून मंत्री, भाई प्रधानमंत्री और उस समय गवर्नमेंट में जो कानून मंत्री है वो भी भाग लेंगे, वो भी डिसाइड करेंगे, ठीक है। लोकसभा से पास हो गया कि बहुमत था बीजेपी का, राज्यसभा से भी पास हो गया, बहुमत था, और राष्ट्रपति की चर्चा की थी, ये उनका साइन करना मजबूरी है, राष्ट्रपति जी का मजबूरी है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते, सुप्रीम कोर्ट में जाता है मैटर, सुप्रीम कोर्ट में रद्द, जज रद्द कर देते, वो कहेंगे अच्छा अब ये टाइम आ गया भारत देश का, अनपढ़ लोग जजों की नियुक्ति करेंगे। वो कहता है इसमें इन दो अनुच्छेदों से यही डिसाइड होता है कि संसद आपकी जगह कूदो और न्यायालय आपकी जगह कूदो। न्यायालय वाले ऐसे नहीं देख सकते कि काले भालू कैसे बैठे, और संसद वाले ऐसे नहीं देख सकते सुप्रीम कोर्ट में कि ये सफेद भालू क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं दे सकते। न्यायालय वाले कहते हैं आप अपने खानदानी चलाओ सिस्टम, आप अपने नेता खानदानी बढ़ाओ, इधर नेताजी कहते हैं आप भी अपने खानदानी चलाओ। होता क्या, देखो नॉर्मली आप देखोगे ना जजों की और नेताओं की, जजों और नेताओं दोनों की जब हिस्ट्री देखोगे ना, जज और नेता ये 95% 95 मैंने कब बताया 99 भी होता है, यह आंकड़ा सही है 99 भी हो जाएगा, लेकिन 95% जज भी खानदानी होते हैं, नेता भी खानदानी होते हैं। भारत में 10,000 परिवार, कितने 10,000 परिवार, आप जानते हो 28 राज्य है, जो 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सब में जहां पर भी गवर्नमेंट है और सेंटर में गवर्नमेंट है, तो ये 10,000 परिवार है ना, ये ही देश को चलाते, पूरे देश को राज्यों को चलाते, क्योंकि ये 10,000 परिवार ही नेता होते। और जजों की बात करें, होता कि बहुत कम लोग, एक मैंने ये 5% छोड़े नहीं, इसलिए छोड़े, जैसे अरविंद केजरीवाल आए थे दिल्ली में, गवर्नमेंट दिल्ली में आम आदमी की गवर्नमेंट बनी, तो अरविंद केजरीवाल का कोई इससे पीछे का कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं था, वो बना लेते, तो इसलिए मैंने ये 5% आपके लिए छोड़े कि हो सकता है कुछ नेता ऐसे भी हो जो जमीनी स्तर से उठ जाए, लेकिन भारत में ये सिस्टम है 95%, यानी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व केवल 10,000 परिवार ही कर रहे हैं। आप देखोगे बाप मर गया तो बेटा नेता बन जाता है, बेटे के दामाद, बेटे का भाई, बेटे की बहन एमएलए, बेटे का साला है वो सांसद चुना रहा है। ये सपोज XYZ कोई एक्स जिला है, एक्स जिले से कोई आर नाम का व्यक्ति खड़ा हो रहा है, तो यदि इसी जिले में इसका ससुराल है, इसी जिले में इसकी बहन पढ़ाई हुई है, तो ये क्या कर देगा, कोई अदर YZ इन जिलों से यदि इनका संबंध नहीं है इनके ससुराल वालों, फिर भी यहां पर खड़े कर देंगे इनको, खड़ा कर देंगे। तो इसलिए होता क्या है, वो आप देख रहे हो राजनीति में सिस्टम ये है कि 10,000 परिवार है, वो पूरे भारत को चला रहे, पूरे भारत को और पूरे भारत के राज्यों को चला रहे। उसी प्रकार जजों में पूछा जाए, आपकी बेटी कि मेरी बेटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज है, आपका दामाद हाई कोर्ट में जज है, आपके फूफा वो पहले हाई कोर्ट में जज हुआ करते थे, अब रिटायर हो चुके, यही है। 1% की मैंने बात की, 1% जज है, वो कभी कभार न्यू भी नियुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 121 में है कि संसद है वो सुप्रीम कोर्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और अनुच्छेद 122 कहता है सुप्रीम कोर्ट है वो संसद में इंटरफेयर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट कहता है मैं भी लूटूं, संसद कहती है आप भी लूटो। इसके पास एक शक्ति है संसद के पास
सुप्रीम कोर्ट का जज पसंद नहीं आ रहा, केवल महाभियोग लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक शक्ति है, यदि ये कोई ऐसा कानून पास कर दे जिससे इनको नुकसान हो रहा है, भाई ऐसा कोई कानून है पास कर दे जो अनुच्छेद 13 का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये रद्द कर सकते हैं उसको। कि भाई सपोज दिए संसद के कुछ लोग महाभियोग लेकर आए, महाभियोग यदि पास नहीं हो, सत्तापक्ष वाले लेकर आएंगे, नॉर्मली सबको पता है सत्तापक्ष वाले महाभियोग लाए किसी जज पर, सुप्रीम कोर्ट के जज पर, महाभियोग पास नहीं हो पाया, फिर आओ आप कानून बना के आ जाओ तो सही आपके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट तो कैसे लगा देगा रिट? सुप्रीम कोर्ट कहेगा वहां से लिंक हो रहा है अनुच्छेद, उससे ये लिंक हो रहा है, आईपीसी की धारा उससे ये लिंक हो रहा है, इसलिए ये कानून रद्द। और सुप्रीम कोर्ट था ये चाहे अनुच्छेद 13 से भी 13 का उल्लंघन कर रहा है, जब तक शिकायत नहीं होगी तो ये भी पास कर देता है, ये भी इंटरफेयर नहीं करता है। तो सब बिके हुए सिस्टम, न्यायपालिका भी भारत में स्वतंत्र नहीं रही है, रियलिटी तो ये है। लेकिन फिर भी न्यायपालिका को उच्च दर्जा दिया हुआ है, कहीं बहुत से मामलों में ऐसे भी फैसले सुनाती है तो वहां पर ऐसा लगता है कि निष्पक्ष है, अभी स्वतंत्र है, लेकिन है नहीं। जब ऐसा होता है, नॉर्मली आप देखोगे ना आज तक का भारत का रिजल्ट जो भी गवर्नमेंट रही, यदि गवर्नमेंट कमजोर है ना, गवर्नमेंट कमजोर का मतलब भाई ज्यादा बहुमत नहीं, ज्यादा सीट नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट हावी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट पर हावी हो जाता है। और यदि गवर्नमेंट मजबूत है तो सुप्रीम कोर्ट को नीचे झुकना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को नीचे झुकना पड़ता है। जो भी हो रहा है रियलिटी, जो भी हो रहा है। फिर हम बात कर ले थोड़ा सा अनुच्छेद 123 की। तो अनुच्छेद 123 में क्या है, हमने बात कर ली कि भाई संसद के बारे में बात की, संसद में क्या होता है, कानून वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन जब भाई संसद में सत्र चल ही नहीं रहे हो, क्यों सत्रों की चर्चा की थी, 3 सत्र थे, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र। भाई जब ये सत्र नहीं चल रहे हो और यदि ऐसा आ जाए कि कोई कानून वगैरह लेकर आना हो तो कैसे लाएंगे, तो उसकी चर्चा अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 123 में। तो अनुच्छेद 123 की यदि सीधा सीधा समझे तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का मतलब हो गया कि नॉर्मली जो कानून, अभी तुरंत का एग्जांपल ले, कृषि कानून आया था। कृषि कानून जब आया था तब गवर्नमेंट के सत्र नहीं चल रहे थे, कोई भी सत्र नहीं चल रहा था, बजट सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र नहीं चल रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रपति जी एक ऐसा अध्यादेश लेकर आइए आप। भाई नॉर्मली बनाया तो इन्हें गवर्नमेंट वालों ने थे, तो मंत्री वगैरह थे, उन्होंने बनाया था। फिर क्या होता है, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते और फिर कहते हैं राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, किसानों से संबंधित ये 3 बहुत अच्छे बिल लेकर आ रहे हैं हम किसानों के फायदे के लिए। तो ये सिस्टम लेकर कौन आ सकता है, जब संसद में सत्र नहीं हो तो कौन लेकर आ सकता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति केवल इतनी रखता है कि ये लेकर आ सकता है। अब भाई राष्ट्रपति लेकर आ रहा है, उसके बाद में अगला सत्र आएगा, जो भी आ रहा है, बजट सत्र आ रहा है, शीतकालीन सत्र आ रहा है, मानसून सत्र आ रहा है, उसमें तो राष्ट्रपति अध्यादेश लेकर आया ना, उसको पास करवाना जरूरी है, उसको पास करवाना जरूरी है। उसी सत्र में पास करवाया जाएगा। जैसे कृषि कानून आए थे, अध्यादेश आए, फिर अगला सत्र बेटा भाजपा की पूर्ण बहुमत थी, गवर्नमेंट प्रचंड बहुमत था, पास करवा लिया, फिर वापस भी ले लिया 1.5 साल बाद में। लेकिन तब कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक है, बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून है, किसानों के हित में, फिर हो जाता है, पास हो जाता है। बहुत से नेता उसके पक्ष में सपोर्ट करते हैं, नहीं भी करते, अदर पार्टियों में नहीं भी करते, तो भाजपा के पास 303 तो है, इसमें लोकसभा में 1 साइडेड हो रहा है, प्रॉब्लम ही नहीं, कहीं अटक भी नहीं रहा। ज्यादा यदि राज्यसभा में नहीं हो रहा, तो ज्यादा नखरे करेंगे तो ये संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे, संयुक्त अधिवेशन बुला लेंगे, तो होता क्या है, पास हो जाता है। फिर 1.5 साल तक तो कहते हैं कि बहुत अच्छे कानून है, बहुत अच्छे कानून, किसानों की आय डबल हो जाएगी, ये हो जाएगी। 2022 में आते हैं, क्योंकि जब ये 2019 में गवर्नमेंट बनती है, एनडीए सेकेंड, एनडीए फर्स्ट तो बनती है 2014 में, एनडीए सेकेंड बनती है, तो ये नारा देते हैं कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी। लेकिन जब ये 2022 में रियलिटी में आते हैं, तब इनको लगता है कि आय तो कम हो गई किसानों की, पहले से कम हो गई। अब आप कहोगे कम कैसे हो गई, तो मैं बात बता रहा हूं। आप एक एग्जांपल देखना, आप नॉर्मली एज ए किसान देखना, किसानों को गांव का रुपए मिलते थे पहले 18-20 तक, ठीक है। मैं मान लूं कि यदि ये मिलते नहीं थे, लॉकडाउन बाद में ये 16 से 18 हो गए थे, 16 से 18, लेकिन मान लें कि 18 से 20 मिल रहे।
लेकिन महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है आप देख रहे हो, क्योंकि किसान जब गेहूं पा रहा है या बाजरा पा रहा है, ट्रैक्टर की जरूरत होगी, हल वगैरह, तई वगैरह, एरा वगैरह कटाने के लिए, तो डीजल बढ़ रहा है। अब लोग कहते हैं डीजल से किसान को क्या नुकसान, डीजल बढ़ेगा तो ट्रैक्टर वाला जो आएगा तेल निकालने के लिए, हल निकालने के लिए, तो वो भी पैसे बढ़ाएगा, तो वो पैसे लेगा किसे, वो पैसे लेगा किसानों से। तो फिर फार्मर की भी लागत बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, लेकिन इनकम तो नहीं बढ़ रही है भाई, इनकम तो वही है, गांव के वो पैसे वही के वही है। तो इसलिए किसानों की आय डबल नहीं, किसानों की आय कम हो गई थी। फिर कहते हैं हम कृषि कानून, फिर आते हैं मोदी जी अपने मन की बात। आज तक सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप मानो या नहीं मानो, रियल बात यह है कि 2014 में पीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी, 2014 से 2022 चल रहा है, 22 आ गया, आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक इंटरव्यू लेके आते हैं अक्षय कुमार से, लेके आते अक्षय कुमार ऐसे बेहयात सवाल पूछते कि आप आम खाते हो क्या मतलब निकला बताओ। आज प्रधानमंत्री ये आज ऐसे क्वेश्चन का एग्जांपल है, ऐसे उत्तर देंगे क्या? ये दिन आ गए भारत के, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होता है कि अब आप कहोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हो जाएगा, जब आप बहुत से लोगों से मिलोगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि भारत में ये भी प्रॉब्लम चल रही है। भाई मैं यदि आप किसी गरीब इलाके में चाह रहे हो, तो आपको यदि वो कहे कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है, तो आपको पता तो चलेगा ना आपके गांव के इस इलाके में शिक्षा की भी कमी है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अलग अलग भाई पत्रकारों से मिलेंगे, पत्रकार अपने हिसाब से सवाल पूछेंगे, तो उनका प्रधानमंत्री जी को पता चलेगा कि देश में क्या चल रहा है। भाई साहब आए, मन की बात कर ली, अपने मन में जो उगला वो बोल गए, चले गए। तो इसका भाई मैं तो देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिना सपोर्ट कर नहीं सकता। आप करते होंगे, बहुत अच्छी बात है यार, प्रधानमंत्री है भाई, इन्होंने अच्छे भी काम किए, मैं ये नहीं कहता सब गलत काम करे, 370 हटाई, बहुत अच्छा काम किया, विदेश नीति में कुछ सुधार हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, एक पेज तुरंत लेते, बहुत अच्छा काम है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकी मूंछों से चाइना डरता है, इनकी आंखों से पाकिस्तान डरता है, तो ऐसा कुछ नहीं भाइयों, आप रियलिटी से थोड़ा सा ऊपर उठिए, क्योंकि चाइना इतना भी कमजोर नहीं है कि भारत से डरे, रियलिटी तो ये, क्योंकि भारत को चारों ओर से चाइना ने घेर लिया, पाकिस्तान पूरा चाइना के अंडर में, इधर नीचे श्रीलंका पूरा आ गया, म्यांमार में चाइना की इंटरफेयर हो गई, अब बच रहा क्या, नेपाल है वो पूरा चाइना के अंडर आ गया, तो भारत तो बीच में है, क्या कर लोगे बताओ। चारों ओर यदि ये एयरबेस तैयार कर देगा, भारत क्या कर लेगा बताओ, सेना बाहर ही नहीं निकलने दे रहा, आपके घर के दरवाजे बंद कर रहे हैं, अगला आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, तो कहां से लड़ दोगे, आपको चारों ओर से तो ब्लॉक करा बंदा। इतने दिन क्या था अपने पास, इधर अंडमान निकोबार था, अपना भारत का द्वीप था, भारत का द्वीप, अब क्या होता था, इधर से आता था, इधर से आना पड़ता था, चाइना कोई व्यापार करता था, अंडमान निकोबार के पास से होकर गुजरना पड़ता था। तो इसको पता था कि यदि इधर से निकलेंगे तो भारत क्या करेगा, यदि यहां पे झंझट किया तो भारत यहां से निकलने नहीं देगा। अब क्या कर लिया इसने, यहां से पाकिस्तान से सीधी सड़क बना रहा है, सीपीसी सड़क, पाकिस्तान से यहां से सीधा यहां तक कवर कर लेगा, ये गवादर बंदरगाह, अंडमान निकोबार की इनको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये कंडीशन आ रही, देखो गलत है उसको गलत कहो, सही है सही कहो, मैं कहता हूं बिल्कुल धारा 370 बहुत अच्छा काम किया, विदेश नीति में सुधार हो, बहुत अच्छा हुआ, कहना पड़ेगा। लेकिन ये भी देखो कि जीडीपी में गिरावट है, रियलिटी में आई है। अब कहते हैं कोविड की वजह से आई, तो भाई साहब गवर्नमेंट बनती 2014 से अभी तक ऊपर उठी नहीं, 2014 में कोविड नहीं आया था, 2014 में कोविड नहीं आया। जो रियलिटी वो स्वीकार करो यार, गलत है वो गलत है, सही है तो सही। तो हमारे समझ में आ गया। तो 123 में क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो मैं किसानों पर चर्चा कर रहा था कि कृषि बिल आया था, वो राष्ट्रपति के अध्यादेश के माध्यम से आया, फिर संसद में पास किया गया, कानून बना, फिर वापस से लिया गया, तो अभी कुछ ही समय पहले लिया गया, 1.5 साल तक वो रहा, 1.5 साल के बाद वापस ले लिया गया। तो आज के लिए इतना ही, 124 से आगे हम चर्चा करेंगे। अब गवर्नमेंट की चर्चा इतनी पूरी होती है, इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, 124 से सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा आ जाएगी, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।